Hey everyone, welcome in Clat Point and let's start today's The Hindu News Discussion. आज हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले देखिए कल हमने सेशन नहीं लिया था तो कारण ये था कि कल ना द हिंदू का ई पेपर आया था ना ही न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। ऑल्दो ये मैंने 4 तारीख को आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कल ऐसा होने वाला है, पर जिनको नहीं पता था उनके लिए ये अपडेट मैंने डाल दी है। दूसरी चीज़ ये कि देखो हिंदू न्यूज़पेपर जो है डेली बेसिस पे देखा करो, फॉलो किया करो और अगर देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, चैनल को शेयर कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लो जिससे कि हम लोगों को ही मोटिवेशन मिले। एंड आज से जो है हम एक क्विज क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आप लोगों से क्विज डिस्कस करेंगे, जो भी एक क्वेश्चन डेली और जिसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाई कोर्ट में जब रिट फाइल करी जाती है तो किस आर्टिकल के तहत करी जाती है, विच आर्टिकल गिव्स यू पावर टू फाइल अ रिट इन हाई कोर्ट। तो लेट्स सी कितनों को पता है। क्लैट यूजी 2023 के मॉक टेस्ट आप हमसे ले सकते हैं, क्लैट पीजी 2023 के मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है मात्र 6,999 में। क्लैट यूजी 2023 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है मात्र 13,999 में, जिसमें कि 7 बुक्स भी आपके घर पे आने वाली हैं। क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप मंगा सकते हैं फॉर DULLB, फॉर क्लैट, फॉर एनालिसेट, जिसमें आपके पास 7 बुक्स आएंगी। मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं 50+। एंड क्लैट पीजी एंड एक्सेट्रा आप DULLB किसी के भी मॉक्स हमसे ले सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जिस भी कोर्स में आप इनरोल करना चाहते हैं वहाँ की डिटेल मतलब आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी डिटेल में, और आप फिर उसके बाद उस कोर्स का डेमो देख के डिटेल लेके उसमें चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। आपके पास हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा तो आप उन्हें भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एडिटोरियल जो है आज 2 डिस्कस करने, एक एडिटोरियल है गवर्नर वर्सेस स्टेट वाला और दूसरा है इंडिया यूक्रेन रशिया में कुछ नया अपडेट्स आए हैं तो वो हम दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो जैसे कि ईरानियन स्टेट वाला एडिटोरियल है, सेकंड वाले पेज पे रिपीटेटिव है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो कोई नए पॉइंट्स निकल के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला आर्टिकल है ग्यूबरनेटोरियल प्रोक्रास्टिनेशन इज अनरीजनेबल। तो ये ग्यूबर नोटेरियल जो है ये वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो अमेरिका में इसको गवर्नर के लिए यूज़ करते हैं तो वही इन्होंने उस तरीके से हेडिंग डाल दी है। मेन ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है कि गवर्नर का जो एक अभी इंडिया में एक नया प्रॉब्लम चल रहा है गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर का जो डोमिनेंस है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, स्टेट के ऊपर, वो सही नहीं है। देखो हो क्या रहा है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। दिल्ली को साइड लाइन में रख दें क्योंकि दिल्ली चलो यूटी है, उसके अलावा केरला एंड तमिलनाडु ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हो क्या रहा है, तमिलनाडु के गवर्नर ने नीट बिल वाला, आपको आइडिया पता होगा कि जब नीट बिल उनके पास आया था तो उन्होंने प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए बिल को आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया था। इसके बाद केरला में आपको देखने को मिला है कि वहाँ के गवर्नर ने तो ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह दी है कि भाई हम जो है वो लोकायुक्त के अमेंडमेंट बिल को मैं पास नहीं होने दूंगा। फिर आपने केरला में यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में हमने पढ़ा था, जब वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट में रोल के ऊपर बात हो रही थी तो ये बिल लाई थी वहाँ की सरकार, तो उसके भी अगेंस्ट में है वो। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, वो इस आर्टिकल से हम निकाल रहे हैं, बाकी ओपिनियन इनके हम नहीं देख रहे हैं। तो देखो आर्टिकल 200 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो गवर्नर को बस इतनी पावर देता है कि कोई बिल अगर उनके पास आ रहा है तो या तो वो उस बिल पे एसेंट दे दें अपनी, या अगर उनको लगता है कि ये बिल सही नहीं है तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजें, और अगर रिकंसीडर होकर लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से गवर्नर के पास उस बिल को भेज देती है तब गवर्नर कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब गवर्नर के पास अगर कोई बिल आ रहा है, ठीक है, तो गवर्नर को अगर वो बिल अच्छा नहीं लग रहा है तो गवर्नर उस बिल को वापस रिकंसीडर करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज सकता है। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से कहा कि नहीं भाई हमें तो यही इसको फॉरवर्ड करो, then governor cannot do anything, he have to give his assent to the bill। ये आपका आर्टिकल 200 का प्रोविजो कहता है। बट क्या ऐसा भी हो रहा है, तो जवाब है नहीं। और थोड़ा सा देखते हैं आर्टिकल 361 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स पावर टू गवर्नर कि उनके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट में नहीं हो सकती है। मतलब no proceeding can be initiated against the governor or president if they are or they do some act in exercise of their power। लेकिन इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, रामेश्वर प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था,
आर्टिकल 361 सब क्लॉज 1 गवर्नर को पावर देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि उनके ऊपर कोर्ट में मैटर नहीं आएगा, लेकिन इट इज नॉट गिविंग देम अनलिमिटेड पावर टू वर्क ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइडेस। अगर ऐसा कुछ होगा देन कोर्ट विल इंटरफेयर। तो यहाँ पे ये भी एक वर्डिक्ट है जो कोर्ट को इंटरफेयर करने के लिए भी कहता है। तो ये हमने कुछ जाना रिगार्डिंग ये वाला मैटर। दूसरा आर्टिकल जो है ना, अभी देखो इंडिया रशिया का कुछ नया अपडेट्स चल रहा है। तो क्या है वो अपडेट्स? देखो अभी रशिया ने कुछ ब्लास्ट कराए थे यूक्रेन में, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टेलीफोन कॉल करी है जेलेंस्की को ट्यूसडे में, और ये बहुत दिन बाद करी है। इससे पहले इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स को हमें वहाँ से लाना था। तो ये एक बहुत ही कमेंडेबल स्टेप द हिंदू के द्वारा बताया जा रहा है। अगर देखो द हिंदू न्यूज़पेपर की अगर बातें सुनी जाएँ और देश इनके हिसाब से चले जाए तो फिर तो देश का अलग ही है। तो अब इन्होंने ना देखो अपना ओपिनियन, मतलब राइटर्स तो ओपिनियन ही लिखते हैं, तो इन्होंने लिखा कि इंडिया को ना भाई रशिया के अगेंस्ट में ले ही लेना चाहिए स्टैंड। पर अब देखो जिनको लॉन्ग टर्म चीज़ें पता होंगी ना, उनको समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको देखो छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कल या परसों हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें सैबोटेज वाला हमने पढ़ा था। कल एक नई न्यूज़ आ गई कि बैलिस्टिक पाइपलाइन जो है वो वर्क में आ गई है। आज देखो बैलिस्टिक पाइपलाइन पर कोई न्यूज़ मिली नहीं, वरना मैं इमेजेस के थ्रू आपको बताता, पर कल मैं आपको डेफिनेटली ये बताऊंगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। हम क्या देख रहे थे कि नेटो, यूएस और सब लोग कह रहे थे कि रशिया के द्वारा सैबोटेज करी गई है नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, लेकिन मैं आपको कह रहा था कि रशिया के द्वारा नहीं करी गई है। कल क्या हुआ, बैलिस्टिक पाइपलाइन जो है ना फंक्शन में आ गई। पोलैंड नॉर्वे से लेके जर्मनी को गैस सप्लाई करेगी। पोलैंड नॉर्वे सब क्या है, ये नेटो के पार्ट हैं, यूएस के एलाइज हैं। इन्होंने तुरंत सामने ऑप्शन दे दिया कि अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हो, वो वाली गैस पाइपलाइन काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, आप हमसे लो, सस्ते दामों पे लो। तो ये यूएस तो पहले से ही चाह रहा था ना कि रशिया से डिपेंडेंसी खत्म हो जाए जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज की, वही तो कर रहे हैं। तो फिर यही तो चाह रहे थे और इसीलिए तो किया गया है, वो सिंपल है ना। तो ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ही गलत है, उसको भी बहुत ज़्यादा तरीके से तंग किया जा रहा है। दूसरा देखो क्या प्रॉब्लम है, रशिया ना हमारा आज का दोस्त नहीं है। 1971 का वॉर था इंडिया पाकिस्तान का, तब भी रशिया वॉज विथ यू। उसके बाद ना जाने कितनी बार रशिया भारत के साथ खड़ा है यूएन में, वीटो पावर के मसले पे, कश्मीर वाले इशू पे कुछ नहीं बोलता है। इसके अलावा सपोर्ट भी करा है इंडिया को रशिया ने काफ़ी बार कश्मीर वाले इशू के ऊपर। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इंडिया के अंदर बहुत सारे मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया का जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो रशिया का जॉइंट वेंचर है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे ब्रह्म लिया हुआ है, जो मॉस है वो किसी रशियन रिवर के नाम पे। तो दीज थिंग्स शोज कि वाई रशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये बेसिक चीज़ थी। इसीलिए रशिया को ना इंटरनेशनल रिलेशन ना वो तुरंत नहीं बनते। जैसे कि जो लोग तुरंत न्यूज़ पढ़ते होंगे या कुछ पढ़ते होंगे, दिमाग में आता होगा अरे यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इंडिया सपोर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन पे चीज़ें चलती हैं। अभी क्या हुआ था ना, देखो इस पे वोट भी हुआ था जब रशिया ने रेफरेंडम करा के एनेक्स किया है ना आपके 4 जगहों को, खैरोसन, डोनेस्टक, लुहानसक, जैपरुंजिया। इसमें भारत ने वोटिंग से अब्सटेन किया है फिर से, जो हम पहले भी किए थे। तो अब्सटेन में क्या होता है ना, आपको फेवर में हो ना आप अगेंस्ट में हो, आपने वोट नहीं दिया, आपने अपना वोट बचा लिया है। तो ये वाली चीज़ थी। अगला आर्टिकल है द क्राइटेरिया फॉर एससी स्टेटस। ये क्या है, देखो भारत में ना अभी एक मैटर है जो काफ़ी समय से न्यूज़ में चल रहा है। एससी कम्युनिटी के अंदर ना क्रिश्चियंस को अभी तक एंट्री नहीं मिली है। तो वाई आर दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। ये काफ़ी समय से न्यूज़ में था। तो इसी को चलो आज इन्होंने टेक्स्ट वाले पेज में डाला है द हिंदू ने, और यहीं से हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं जो आपको समझने में काम के हैं। तो हमारे देश में क्या हुआ था, जब भारत के अंदर सप्रेशन होता था, दलित कम्युनिटी को बहुत तंग किया जाता था, तो अनटचेबिलिटी एंड ये सब चीज़ें थी। तो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 आया था जिसने ये कहा था कि भारत के जो हिंदूज़ हैं, जो दलित हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर, उनको जो है वो एसटी कैटेगरी में डालो, रिजर्वेशन एंड ऑल। तो फिर क्या हुआ, बाद में हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, काका केलकर कमीशन बनी थी 1955 में, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत सारे दलित ना बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए हैं, बहुत सारे दलित जो हैं वो सिखिज़्म में कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि हिंदू रिलीजन में उनको तंग किया जाता था। तो फिर 1956 में दलित कम्युनिटी के अंदर जो है वो जो बंदे सिखिज़्म में कन्वर्ट हुए थे, तो जो दलित सिखिज़्म में कन्वर्ट हुए थे उनको भी एंट्री मिली, और 1990 में जो दलित जो है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे उनको भी एंट्री मिली। इफ़ आपको पता होगा कि बी आर अम्बेडकर साहब भी दलित थे और उन्होंने कन्वर्जन लिया था बुद्धिज़्म के अंदर। तो ये काका केलकर कमीशन के बाद देखने को मिला था। 2019 या उससे पहले भी जब भी बात आती थी कि बहुत सारे दलित क्रिश्चियंस में भी कन्वर्ट हुए थे, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है,
तो इसके लिए ना एक ऑर्डर बताया जाता है 1936 का, जो ब्रिटिशर्स के समय का ऑर्डर है, जिसमें यह कहा जाता है कि डिप्रेस क्लासेस के अंदर इंडियन क्रिश्चियंस बाहर रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे। पर ये तो ब्रिटिशर्स के समय का ऑर्डर है, तो उसके वजह से क्रिश्चियंस कम्युनिटी को अलग रखा जाता है। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से आप उनका इसके ऊपर राय मांगी है, पूछा है कि आपको क्या लगता है क्या करना है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ इसलिए आई थी। व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? तो देखो, जब भी भारत के अंदर ना 2016 से पहले एनपीए बहुत बढ़ रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, लोन ले लेते हैं, लोन वापस नहीं कर रहे हैं। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, जो 90 दिन तक आपने लोन वोन ले लिया, उसके प्रति फिर आपने कुछ पैसा नहीं दिया, तो उसे बैड लोन्स या फिर एनपीए कहा जाता है। 90 दिन ही है या नहीं है, थोड़ा सा डाउट है, मुझे चेक कर लेना। तो 2016 में फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था। अभी ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया था, तो वहीं से फिर ये न्यूज़ में आ गया। तो ये बेसिकली दो तरीके के इसमें सॉल्यूशन बताए जाते हैं, एक होता है लिक्विडेशन और दूसरा गाइज आपका होता है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन में कुछ तरीके से उसको बचाने की कोशिश करी जाती है, मर्जर, एक्विजिशन, ये सब लगा के, पर वो सब नहीं हो पाता है, तो फिर दूसरा तरीका होता है आपका लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन में क्या होता है कि भाई आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी, प्रॉपर्टी होंगी, वो सेल करके जो है डेट को चुकाने की कोशिश करी जाती है। तो यही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। ये एक न्यूज़ है, विल लिसन टू कश्मीरीज नॉट पाकिस्तानी, सेज अमित शाह जी, ठीक है। नोबल फॉर वर्क ऑन क्लिक केमिस्ट्री एंड क्वांटम मैकेनिज्म, केमिस्ट्री में इन्होंने वेस्ट कम करने के लिए कुछ ऐसा तरीका निकाला है, तो इसलिए इनको मिला है। फिजिक्स वाला हमने पहले भी देख लिया था। पर देखो, नोबल प्राइज़ में नाम याद करने में बड़ी कठिनाई आती है, तो आप ना इसको याद करने के लिए ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने केमिस्ट्री के लिए लिखा है बेर्टोज मेडल कब लाएगा इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहला नाम देखो क्या है, बेर्टोजी। दूसरा है मेल्डल, मेडल से बन गया, और के कब से, के बेरी। तो ये आपका केमिस्ट्री का बन गया। फिजिक्स का देखो, जैसे कि जॉन एलियन जिंजर, फिजिक्स में बहुत अच्छा है, एक बंदे का नाम है जॉन एलियन जिंजर, फिजिक्स में बहुत अच्छा है, तो जॉन एलियन एंड जिलिंजर। क्योंकि देखो, जब ऑप्शन आता है ना तो पूरा नाम आता है, मल्टीपल चॉइस में यही तो अच्छा है कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा आप कर दोगे। तो यहाँ तो आपको पूरे नाम ही पता है, बस स्पेलिंग कुछ और है, तो वो आप निकाल दोगे। तो ये तो मेरे एक ट्रिक्स हैं, आप अपने तरीके से अपने ट्रिक्स खुद बना सकते हो, लेकिन बनाओ। इनको याद करने में बहुत आसानी रहेगी अगर आप ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करेंगे, और याद करने के बाद लर्न करके दिमाग में रखने के लिए भी आसानी रहेगी। जैसे कि आप केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं कि बेर्टोज मेडल कब लाएगा, और फिजिक्स में लिख कर सकते हैं कि जॉन एलियन जिंजर जो है फिजिक्स में बहुत अच्छा है, हो गया ना। बाकी नोबल प्राइज़ के बारे में हमने डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। पहला नोबल प्राइज़ 1901 में आया था, अल्फ्रेड नोबेल जी के मृत्यु के बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था। नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। मेडिसिन का नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर जो है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। नोबल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वेंगन नोबल कमेटी के द्वारा। नॉर्वेंगन नोबल कमेटी जो है नॉर्वे की पार्लियामेंट के 5 मेंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। 1968 में सर्जिस रिक्सबैंक के द्वारा नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स भी आया था। ये हमने लास्ट सेशन में डे बिफोर एस्टरडे वाला जो सेशन हुआ था उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पूरा इतिहास नोबल प्राइज़ का, तो वो देख लेना आप लोग। बाकी आज तो मैंने बस वही जो नोट्स थे उसका रिवाइज करा दिया है, ठीक है। भारतीय लोग जिनको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर में, सीवी रमन साहब 1930 में फिजिक्स में, मदर टेरेसा 1979 पीस में, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक साइंस में 1998, सबसे रिसेंट है कैलाश सत्यार्थी, पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। इसके अलावा भारतीय लोग लेकिन फॉरेन कंट्री के सिटीजनशिप वाले, जैसे कि हरगोविंद खुराना साहब, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमन रामाकृष्णन, अभिजीत बनर्जी, तो ये कुछ नाम हैं जिनको भारतीय मूल के थे लेकिन बाहर रहते थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। इंडियन फर्म्स कफ सिरप में बी टायर्ड टू 66 डेक्सिन गैमेबिया। देखो, भारत जो है ना मेडिसिन साइंस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री की तरह देखा जाता है, और हम लीडिंग कंट्री हैं जो मेडिसिन डेवलप करते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि भारतीय एक दवाई कंपनी है जिसके ऊपर आरोप पैसे लग रहे हैं कि उनके सिरप पी के 66 डेथ्स हो चुकी हैं गैम्बिया में, ऐसा WHO का कहना है। तो ये अपने लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, तो ये इस पर देखने वाली बात है। फिर अभी हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में पूरा डिटेल में जाना। हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने कल भी बताई थी, परसों मतलब, और आज आपको रिवाइज करा दिया है। अभी जो नया अवार्ड मिला है बेर्टोज मेडल कब लाएगा इन केमिस्ट्री, जॉन एलियन जिंजर फिजिक्स में बहुत अच्छा है।
विल लिसन टू कश्मीरी इज़ नॉट पाकिस्तानी, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोर्ट के बारे में देखा, ये एससी स्टेटस को लेके जो बवाल चल रहा है वो हमने जाना। एंड यहाँ पे फिर हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी रिसेंटली यूक्रेनियन बंदे से बात करी थी, जेलेंस्की से, तो वो हमने देखा। देन यहाँ पे हमने कि गवर्नर स्टेट वाले मामले समझे, लेकिन यहाँ पे जो ये आर्टिकल्स थे ना, दीज आर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आर्टिकल 200 और आपका आर्टिकल 361, ये केस जो था, तो ये पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप इन कोर्सेज़ में हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में सारे कोर्सेज ऑफर करता है। डेमो क्लासेस भी एप्लीकेशंस पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय